बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। इस वक्त पहले तो हमें ये लग रहा था कि ट्रंप बहुत बुरे तरीके से ईरान और अमेरिका की जंग में फंस चुकी हैं, लेकिन अब जो इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आ रही है, लग ये रहा है कि ईरान भी इस वक्त बहुत बुरे तरीके से फंस चुका है। और उसकी वजूहात कुछ जो मैं आपके सामने रखूँगा तो आपको भी समझ आ जाएगी कि अगर ईरान चंद दिनों के अंदर अंदर इस मामले को सॉर्ट आउट नहीं करता तो उसको नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचने जा रहा है। और इसीलिए उसने एक नया प्रपोजल दिया। उस नए प्रपोजल में एक जो मेन शिक है वो ये है कि आप आबनाए हम्स की नाकाबंदी खोलें, हम आबनाए हम्स को खोल देते हैं और ये जो न्यूक्लियर का मामला है ये बाद में हम डील कर लेते हैं। उस हवाले से वाशिंगटन के अंदर एक इजलास हुआ, उसमें ट्रंप क्या करने जा रहे हैं, अंदर की खबरें हमारे पास आ चुकी हैं। इसके साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि यूएई को इसराइल ने आयरन डूम सिस्टम क्यों दिया और अब यूएई किस तरीके से खलीज इत्तेहाद के अंदर एक बहुत बड़ी दरार डाल सकता है, और उसके इशारे वो क्लियरली दे चुके हैं। नेतन्याहू के लिए भी बुरी खबरें आ गई हैं कि उनके दो मुखालफीन ने, साबिक वज़ीर आज़म ने आपस में एक इत्तेहाद कर लिया है ताकि अक्टूबर 2026 में होने वाले इलेक्शन में नेतन्याहू को मंतकी इंजाम तक पहुंचाया जा सके। और इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि इस सारे खेल के अंदर हम ये देखते हैं कि जब भी कोई क्राइसिस आता है तो चीन उस क्राइसिस को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लेता है। और चीन ने ईरान और अमेरिका जंग को किस तरह नाकाबिले यकीन तौर पे अपने लिए इसको एक बहुत बड़ा मुआशी फ़ायदा बना दिया। मार्च के फिगर्स हमारे पास आ चुके हैं, कितने बिलियन डॉलर का सोलर बेचा, कितने बिलियन डॉलर की बैटरियां बेची, कितने बिलियन डॉलर की गाड़ियां बेची, पूरी दुनिया के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। और पाकिस्तान ने ईरान के लिए अपनी राहदारियां खोल दी हैं। कई लोग तो ये कह रहे हैं कि अब धड़ाधड़ ईरानी तेल पाकिस्तान में आएगा, क्योंकि ईरान के पास इस वक्त स्टोरेज की फैसिलिटीज़ ख़त्म हो चुकी हैं और ख़त्म होने के बाद उसको कितना बड़ा नुकसान हो सकता है वो बताऊंगा। और साथ में 10,400 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन के थ्रू क्या ईरान ने तेल सप्लाई करना शुरू कर दिया है और क्या ज़मीनी तिजारत चीन और ईरान के दरमियान जारी है, इस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालूंगा। देखें जी, अब्बास अरागची इस्लामाबाद आए। इस्लामाबाद आके उन्होंने पाकिस्तानी हुकाम को ये कहा कि हमारे यहाँ पे ईरान के अंदर जो न्यूक्लियर की इनरिचमेंट है और जो यूरेनियम इनरिच्ड स्टॉक पाइल्स हैं 60% जो हो चुके हैं, जो कि जौहरी हथियार बनाने के लिए तकरीबन तैयार हैं, तो वो हम जो है उस मामले पे अभी कोई फैसला नहीं कर पा रहे। तो इस मामले को, इस बहरान को ख़त्म किया जाए, क्योंकि हमारे जो तेल की स्टोरेज है वो तकरीबन 3 दिन की रह गई है। और अगर वो स्टोरेज ख़त्म हो जाती है और तेल के कुएं बंद करने पड़ते हैं तो फिर बिलियंस ऑफ डॉलर, ये ऐसे नहीं है कि स्विच ऑन करके आप उसको चला दें और स्विच ऑफ करें तो वो चल जाए। जब तेल नीचे बैठ जाता है तो फिर बिलियंस ऑफ डॉलर, और इसी तरह यह है कि फिर दोबारा एक्सप्लोर करना पड़ जाता है और फिर एक लंबे अरसे तक जो है वो ईरान तेल जो है वो निकालने के काबिल नहीं रहेगा। तो अब ये दौड़े लगी हुई हैं। अब वो ये चाहते हैं कि जनाब आप आबनाए हम्स को खोलने के अंदर हमारी मदद करें। ये नया प्रपोजल दिया गया और नाकाबंदी आप ख़त्म कर दें। ट्रंप इंतज़ामिया जो है इस हवाले से मशवरा वो कर चुकी है। मंडे के रोज़ वाइट हाउस के अंदर तमाम तर उनके मुशीर एडवाइज़र्स उसके अंदर मौजूद थे। तो इसके बाद जो है हम ये देखते हैं कि ट्रंप ये फैसला करने के लिए तैयार नहीं है। जो इस वक्त हमारे पास इंफॉर्मेशंस आ रही हैं, वैसे पूरी दुनिया का बहुत ज़्यादा दबाव है ट्रंप के ऊपर, ना सिर्फ दुनिया का बल्कि ख़ुद यूएसए के अंदर ये दबाव है कि गैस और दीगर प्राइसेस जो है वो आसमान से बातें कर रही हैं, मईशत दुनिया की धचके खा रही है। तो फौरी तौर पे आबनाए हम्स को खोला जाए ताकि ये तेल के क्राइसिस तो ख़त्म हो। लेकिन ट्रंप और ट्रंप की इंतज़ामिया ये समझती है कि अगर ब्लॉकेड को ख़त्म कर दिया गया, ये प्रेशर जो इस वक्त बिल्ट हुआ है ईरान के ऊपर कि उसके तेल की तनसीबात को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच सकता है और ये स्टोरेज तकरीबन एक्सप्लोड करने वाली है, तो फिर उसके बाद फिर यूरेनियम के कौन बात करेगा। दो ही तो एडवांटेज हैं जो इस वक्त टारगेट्स रखे हुए हैं ट्रंप इंतजामिया ने। एक, यूरेनियम की इनरिचमेंट जो है वो 10 साल के लिए बंद कर दी जाए। दूसरा, जो स्टॉक पाइल्स हैं इनरिच्ड वो किसी और मुमालिक में ईरान से बाहर रखवा दी जाए। अगर ये दो ही शराइत पूरी नहीं होती तो जो आबनाए हम्स है वो तो ईरान इससे पहले खोल चुका था, तो फिर क्या हासिल क्या किया।
अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि जो तेल स्टोरेज की बात आ रही है उसे या तो कंटेनर में डालना पड़ता है या ही उसको शिप्स में डालना पड़ता है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं होता। और जो सप्लाई बड़ी तेज़ी के साथ क्रूड ऑयल की आ रही होती है वो अगर कहीं पे भी आप उसको यूज़ ना करें, समंदर में डालें, ज़मीन पे डालें, तो वो आपको पता है उसका कितना नुकसान हो सकता है। तो कुएँ बंद हो जाती हैं और अरबों डॉलर ना सिर्फ उसके ऊपर लगते हैं बल्कि उसके लिए वक्त भी दरकार होता है। अच्छा, अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि जो यूएस की वाइट हाउस स्पोक्स पर्सन है ओलिविया वेल्स, वो ये कह रही हैं कि जनाब जो हसास गुफ्तगू है हमारी सफारती गुफ्तगू, अब वो मीडिया के ज़रिए नेगोशिएट नहीं होगी। बहुत शुक्रिया जनाब ट्रंप साहब, वरना तो पूरी दुनिया इल्ज़ाम ये लगा रही थी कि ट्रंप की ट्वीट सारे का सारा मामला ख़राब कर देती हैं। तो इस वक्त सूरत हाल में आपको बता दूं कि ईरान के अंदर जहां ये मामला चल रहे हैं, उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि पाकिस्तान की तरफ से राहदारियाँ खोल दी गई हैं। उनका क्या मकसद है वो मैं आगे जाके बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि ईरान के अंदर इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट के क्या हालात हैं। 2012 में $8,000 पर कैपिटा इनकम थी ईरान की, और 2024 के अंदर ये $5,000 पर कैपिटा इनकम पे आ गया। और उसके साथ ही हम देख रहे हैं कि तकरीबन 40 लाख नौकरियां इस जंग की वजह से जा चुकी हैं। तकरीबन 23,000 फैक्ट्रियां और ऑफिस इस जंग के अंदर निशाना बनाए जा चुके हैं। और अब कहा जा रहा है कि शिपिंग के बंद होने की वजह से 50% नौकरियां जो है वो खतरे में है। दूसरी तरफ पूरे गल्फ की तरफ हम आते हैं तो ओमान, क्योंकि वो आपको पता है आबने हम्स के इस तरफ सारे का सारा उसका बॉर्डर है, तो उसकी जो सेल है वीकली सेल में 80% इजाफा देखने में आ रहा है। लेकिन कतर की LNG एक कतरा नहीं जा रही बाहर। उसके साथ ही कुवैत और इराक जो है वो सबसे बड़े लूजर इस वक्त साबित हो रहे हैं। जो सऊदी अरब है वो तकरीबन अपना 60% ऑयल फ्लो जो है वो दूसरी साइड पे ले जाके वहाँ पे वो सप्लाई करने में रेड सी के थ्रू जो है वो कामयाब हो चुका है। UAE जो है वो उसकी 60% सप्लाई डाउन हो चुकी है, लेकिन जो रेवेन्यू इनकम है उसकी वो 25% डाउन है, क्योंकि पेट्रोल की कीमतें 60 की बजाय $100 पे गई हुई हैं, तो वो वहाँ से थोड़ा सा उनको कंपनसेट हो रहा है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो रिफाइनरियों को डैमेज हो चुका है वो भी नाकाबिल तलाफ़ी है, और उसके ऊपर भी $60 बिलियन तकरीबन लग सकता है। अब अगला काम ये हुआ कि जनाब साथ में अब्बास अरागची ने यह भी कह दिया कि 3,000, अब हम तो ये कह रहे हैं कि 3,000 ईरानी कंटेनर हमारी पोर्ट कासिम के ऊपर पड़े हुए हैं, हमारे ऊपर तो पास तो स्टोरेज की फैसिलिटी इतनी नहीं है, तो आप इसको उठाओ भाई। तो अब वहाँ पे शिप्स जाएंगी ईरान के अंदर, तो कोई यहाँ से उठाएगा। तो अब कहा जा रहा है कि 6 रूट्स जो हैं ट्रांजिट रूट पाकिस्तान ने खोल दिए हैं, और ये ट्रांजिट कॉरिडोर 2026 के नाम से ग्वादर और कराची के थ्रू भी तिजारत कर सकेगा ईरान। अपनी तमाम तर तिजारत जो है वो पहले वो कंटेनर जाएंगे पाकिस्तान, और पाकिस्तान से वो तीसरे मुल्क जाएंगे, और तीसरे मुल्क से जो भी तिजारत होगी वो थ्रू ग्वादर और कराची में होगी। पाकिस्तान को इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ईरान जो है इससे पहले भी पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट कर चुका है 2018 में, जिसमें पाकिस्तान से ईरान और ईरान से तुर्की सामान जाना था, और फिर ईरान से पाकिस्तान और पाकिस्तान से चाइना सामान जाना था। तो अब ये सब कुछ एक्टिवेट कर दिया गया, और पाकिस्तान ईरान के थ्रू सेंट्रल एशिया भी पहुंचने की कोशिश कर रहा है, जिसमें पाकिस्तान ने हाल ही में उज़्बेकिस्तान में एक बड़ी शिपमेंट भेजी है। मैं तो ये कह रहा था कि 909 किलोमीटर सरहद है, पहले भी बलूचिस्तान का कहा जाता है कि सारा का सारा तेल जो है वहीं से आता था, और जब जंग शुरू हुई थी और तेल रुक गया था तो बलूचिस्तान के अंदर हमने देखा था कि किस तरीके से तेल की कीमतें आसमान से बातें कर रही थी। अगर हम ईरान के तेल को यूज़ कर सकते हैं तो मेरे ख्याल से 90 दिन का तेल हमें ईरान से लेके आधी कीमत पे स्टोरेज कर लेनी चाहिए। इसका हमें फ़ायदा होगा, क्योंकि इंडिया भी तो यही हरकतें करता आ रहा है। हम डरते ही रह जाएंगे। उधार पे भी ईरान यकीनी तौर पे अब या तो वो समंदर में फेंक दे या फिर हमें उधार पे दे दे आधी कीमत पे। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा मदद कर रहे हैं ईरान की, और साथ में अमेरिका की भी। तो इन दोनों को एटलीस्ट इतना एडवांटेज तो देना चाहिए। हमने इस्लामाबाद 1.5 हफ्ते से बंद किया हुआ था, सिक्योरिटी समेत और दीगर मामलात पे अरबों रुपया हमने खर्च कर दिया। तो अब कुछ मुआशी फ़ायदा भी तो पाकिस्तान की आवाम को होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से जो हुकाम है उनको इस हवाले से सोचना चाहिए। मेरे ख्याल से ना सिर्फ सोचना चाहिए बल्कि मुझे उम्मीद है कि सोचा जा चुका होगा। बस जाहिर सी बात है ढंढोरा नहीं पीटना, तो वो इन्फॉर्मेशन फिर कभी 6 महीने साल के बाद ही फिर हमारे सामने आएगी। अच्छा जी, अगली खबर आप ले लें। अगली खबर यह है कि इसराइल ने UAE को आयरन डोम दिया, और मज़े की बात यह है कि अमेरिका और इसराइल के बाद ये वाहिद
मुल्क है दुनिया के अंदर जिसको आयरन डोम दिया गया। अब इस हवाले से खबरें हमारे पास आती हैं कि पहले तो ये बताया जाता है कि जनाब सबसे ज़्यादा ईरान पर जो अटैक किए गए ईरान ने वो यूएई पे किए, जिसमें 550 बैलिस्टिक मिसाइल और तकरीबन 2200 के करीब ड्रोन्स फायर किए गए। तो जिसके बाद इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को यूएई के सदर मोहम्मद बिन ज़ैद ने टेलीफोन किया और उनसे जो भी बातचीत हुई उसके फौरी तौर पे बाद में इस्राएली फ़ौज को यह हुक्म दिया गया कि वो आयरन डोम की बैटरियां लें, साथ में फ़ौजी लें, इंटरसेप्टर्स लें और जनाब फौरी तौर पे वो यूएई में पहुंच जाएं। अब आप ये देखें कि गल्फ़ के अंदर इस्राएली फ़ौज का हथियारों के साथ मौजूद होना एक कितना बड़ा ख़तरा हो सकता है। और लेकिन इसके बारे में मैं आगे बताता हूँ कि यूएई ने अपनी जो प्लानिंग है वो उसने सेट कर ली है। अब ना सिर्फ ये बल्कि फ़िज़ाई कार्रवाइयाँ भी की गई वहाँ से, और जितने भी जो बैटरीज़ थी, मिसाइल बैटरीज़ ईरान की जो शॉर्ट रेंज में फायर करने वाली थी, उनको भी तबाह किया गया इसराइली जंगी हथियारों की मदद से। और फिर हमें ये खबर मिलती है कि जनाब ये तो चीज़ें इसलिए इस तरह चल रही हैं क्योंकि तारिक अल उतैबा हैं, फॉर्मर ऑफिशियल हैं यूएई की नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल के। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है अरब गल्फ स्टेट इंस्टीट्यूट के अंदर, जिसमें उन्होंने सब कुछ खोल के बयान कर दिया। उन्होंने कहा जी हमारे ऊपर 2583 हमले किए गए, हमने 95% नाकाम कर दिए। तेहरान यूएई को दीगर खलीजी ममालिक की निस्बत सबसे ज़्यादा ख़तरा इसलिए समझता है क्योंकि मोहम्मद जवाद ज़रीफ जो कि साबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा हैं, उनकी ट्वीट्स लीक हुई हैं, उनके व्हाट्सएप मैसेजेस लीक हुए हैं जिनमें उन्होंने कहा है कि ईरान यूएई को इसराइल के बराबर समझता है और इसीलिए इसे ख़ास तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। आपको पता है कि अब्राहम अकॉर्ड के थ्रू ईरान और यूएई और बहरीन ने इसराइल को तस्लीम किया था। ना सिर्फ तस्लीम किया था बल्कि कारोबारी मरासिम भी बनाए थे और भी बहुत कुछ इस हवाले से चल रहा है। अच्छा, जो गैर अरब ममालिक हैं, ख़ास तौर पे अमेरिका, इसराइल, यूरोपीय ममालिक जिनमें फ्रांस, इटली और बरतानिया शामिल हैं, और ऑस्ट्रेलिया, जनूबी कोरिया और यूक्रेन का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने ना सिर्फ इंटेलिजेंस शेयरिंग फराहम की बल्कि उनको दिफाई निज़ाम भी फराहम किया। और उसके साथ वो कहते हैं कि जो अरब दुनिया वो सिर्फ और सिर्फ मुज़म्मती बयानात के ऊपर इत्तफाक करती रही। मिस्र, अमान, सूडान और सोमालिया जैसे ममालिक का रद्दअमल तो आया, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो मजम्मत करने की हद तक था और इन्होंने ईरान को खुल के सपोर्ट भी किया। अब वो ये कहते हैं कि जो अरब लीग है, OIC है, ये सारी की सारी जो तंजीमें हैं ये बेकार हैं, गैर मौसर है। जाहिर सी बात है सारी दुनिया पिट रही थी जब फ़लस्तीन का मामला था, कश्मीर का मामला था और कुछ दीगर मामला थे। ये तो नहीं कि आप एक तंजीम को सिर्फ अपने मकासद के लिए एक लंबे अरसे तक इस्तेमाल करते रहें, तो वो फिर इसी तरह ही हो जाती है। फिर जाहिर सी बात है फिर जब आपके अपने ऊपर मसला आता है तो फिर वहाँ पर भी फिर इतनी इफेक्टिवनेस कोई शो नहीं करता, क्योंकि आपने दीगर ममालिक के मसले को इतनी तंगदही के साथ, आपने दिल जमई के साथ आपने हल नहीं किए हुए होते। बहरहाल ये सारी चीज़ें हो गई हैं। तो अब सोशल मीडिया के ऊपर भी उनको बड़ा गिला है कि जो आपके अरब हलकों के अंदर जो मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम से अकाउंट्स थे, उन्होंने इसराइल को ट्रोजन हॉर्स जो है करार दिया यूएई को। यानी आपने ट्रॉय फिल्म देखी है जिसमें कुछ फ़ौजी जो हैं एक घोड़े, लकड़ी के घोड़े के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं और वो अंदर ले जाते हैं अपने किले के अंदर, और किले के अंदर रात के वक्त जो है वो फ़ौजी उसमें से निकलते हैं और किले का दरवाज़ा खोल देते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि जनाब यूएई जो है वो गल्फ़ के अंदर इसराइल का ट्रोजन हॉर्स है और वो यहाँ पे उसने घुसा के बिठा लिया इसराइल को, तो अब ये यहाँ पे नुकसान होने जा रहा है। लेकिन यूएई भी कहता है कि भाई हमें जंग के अंदर पता चल गया कि कौन हमारा हकीकी दोस्त है और कौन सिर्फ बातें करता है। तो अब हम ये सोचेंगे कि हमने किस तरह अरबों डॉलर की जो इमदाद फराहम कर रहे थे इससे पहले वो अब करनी है या नहीं करनी, और जो यूएई का कसीरुल जहती पॉलिसी है मल्टीलैटरलिज्म, उससे दस्तबरदार हो सकता है। ना सिर्फ उससे बल्कि ओपेक से भी दस्तबरदार हो सकता है, जिसका अरब ममालिक को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। अब जाहिर सी बात है, अब जब आप ये देखें ना, यूएई ये जंग से पहले भी अपनी पॉलिसी सारी बना के बैठे हुए थे। यमन के अंदर इनके मसले मसाइल हो रहे हैं, सूडान के अंदर इनके मसले मसाइल हो रहे हैं, लीबिया के अंदर इनके मसले मसाइल हो रहे हैं। और हैरानगी की बात यह है कि जिन प्रॉक्सीज़ को इसराइल सपोर्ट कर रहा है कई मुकामात पे, वहाँ पे यूएई भी उनको सपोर्ट कर रहा है, और जिन प्रॉक्सीज़ को सऊदी अरब सपोर्ट कर रहा है यूएई
अक्सर नहीं मैक्सिमम को वहाँ पे मुखालफत कर रहा है। तो अब हम ये देख रहे हैं कि सऊदी अरब, कतर, तुर्की और पाकिस्तान जो है वो अपना एक एजेंडा बना चुके हैं और वो उसके तहत चल रहे हैं, पूरे खित्ते के अंदर अपनी सियासत कर रहे हैं और अपना इत्तेहाद कर रहे हैं, जबकि यूएई जो है वो डायरेक्ट हो चुका है इसराइल से भी और अमेरिका से भी। अच्छा, इसके साथ ही अब ये सारी सूरत हाल चल रही है तो आपको पता है कि जनाब कमाऊ पूत शेख है चीन, तो उन्होंने तो हर चीज़ में से अपना कोई ना कोई हल निकालना होता है। अब हम ये देख रहे हैं कि एक तो चीन के साथ जो राहदारी है, ट्रेन है, वो 2025 के अंदर शुरू हो चुकी थी। लेटेस्ट फिगर जब मैंने निकालने की कोशिश की कि ये ईरान और चीन के दरमियान जा रही हैं या नहीं जा रही हैं, क्योंकि अगर तेल की बोगियां इस्तेमाल की जाएं तो 15 दिन के अंदर ये ट्रेन चक्कर लगा के वापस आ जाती है, सॉरी वहाँ पे पहुँच जाती है, जबकि जो बहरी रास्ता है वो तकरीबन 30 से 40 दिन में वहाँ पे पहुँचता है चाइना के अंदर। तो मुझे ये पता चला कि 9 महीने के अंदर जनवरी 2026 तक का डेटा फराहम है, तो 43 फ्रेट ट्रेन जो हैं वो जा चुकी हैं और ये ट्रेनें ज़ियान से रवाना होकर काज़ाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के रास्ते सिर्फ 15 दिन में तेहरान के अपरीन ड्राई पोर्ट पहुँच रही हैं। अच्छा, अब इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि युआन के अंदर अदायगी की जा रही है, लेन देन में बार्टर सिस्टम किया जा रहा है और इस तरह की चीज़ें की जा रही हैं। इसराइल के बारे में खबर आई है कि इन्होंने अप्रैल के पहले हफ्ते में इस ट्रेन की पटरियों को निशाना बनाया था। लेकिन अब चाइना, आपको पता है कि जब आया था कोरोना तो पूरी दुनिया के अंदर इसने अपने आप को मनवा लिया था और पूरी दुनिया को आलात फराहम किए थे। सबसे पहला जो चाइना का शौक़ था वो था कपड़ों का और खिलौनों का। पूरी दुनिया को इतने सस्ते कपड़े और खिलौने फराहम किए चाइना ने कि कोई उनका मुकाबला नहीं कर सका और पूरी दुनिया ने उनसे माल मंगवा के बेचा और चाइना की इकॉनमी ऊपर आ गई। उसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि वो एनर्जी पे आ गए, दीगर चीज़ों पे आ गए और वो मुसलसल इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। अब आपको पता है कि जब आपने हम बंद हुई, एनर्जी की शॉर्टेज हुई, तो चाइना मुकम्मल तौर पे मार्केट को कैप्चर करने के लिए तैयार था और इन्होंने सिर्फ मार्च के महीने में 68 गीगावाट सोलर की प्लेटें बेच दी हैं या इक्विपमेंट, इन्वर्टर वगैरह बेच दिए हैं। अब आप ये अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान ने गुज़िश्ता कई सालों के अंदर मुश्तरका तौर पे 8 गीगावाट जो है वो अभी तक इंपोर्ट करके इंस्टॉल किया है, जिसने पाकिस्तान को नाकाबिले यकीन फ़ायदा पहुंचाया है। वरना दिन के अंदर ये लोग कहते हैं जी लोड शेडिंग दिन में नहीं हो रही, वो इसलिए नहीं हो रही क्योंकि सोलर ने आपकी सारी की सारी कसर पूरी की हुई है, धड़ाधड़ बिजली बन रही है और रात को इसलिए हमें बिजली नहीं मिल रही क्योंकि इतनी महंगी एनर्जी हो चुकी है और फराहम भी नहीं हो रही कि जनाब वो बनाना ही मुश्किल हो चुका है सबके लिए। और अब हम ये देख रहे हैं कि ना सिर्फ 68 गीगावाट सोलर टेक्नोलॉजी बरामद की, जो कि पिछली दफ़ा इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था उससे 50% ज़्यादा है। अब इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि $10 बिलियन की इन्होंने बैटरियां बेच दी हैं और मज़े की बात यह है कि जो गाड़ियां इन्होंने बेची हैं पूरी दुनिया में 70% जो है इन्होंने मार्केट को कैप्चर कर लिया है। पिछले साल के मुकाबले में 140% जो है ईवीज़ के अंदर मुकाबला हो चुका है। हमारे यहाँ के लोकल कह रहे हैं कि जनाब चाइना के साथ अब कोई मुकाबला नहीं है क्योंकि वो इस हवाले से बहुत आगे निकल चुके हैं। ना सिर्फ वो आगे निकल चुके हैं बल्कि बहुत ज़्यादा चीप टेक्नोलॉजी वो फराहम कर रहे हैं, चीप कीमत के ऊपर दे रहे हैं। तो उनका जाहिर सी बात है, जब एक चीज़ आप यहाँ पे 10 रुपये की बना रहे हैं, चाइना 5 रुपये की आपको फराहम कर रहा है, तो कौन बेवकूफ़ है जो यहाँ से 10 रुपये की ख़रीदेगा या यहाँ पे 10 रुपये की बनाने की कोशिश भी करेगा, क्योंकि फिर वो ख़रीदेगा कौन। तो जाहिर सी बात है फिर कोशिश ये होती है कि चाइना से मंगवा के बेच दी जाए। यही चीज़ें इस वक्त चल रही हैं। मेरे ख्याल से एक हमसाया मुल्क है, उससे कुछ तो बनाना सीख लो पाकिस्तानियों, कुछ तो बनाना सीख लो कि हमारा सिर्फ़ और सिर्फ यही काम है कि पाकिस्तानी बच्चे पैदा करके बैरून मुल्क भेज दें, वहाँ से जाके वो कमा के यहाँ पे भेजना शुरू कर दें पैसे, और हर महीने जो $3-4 बिलियन आए बस उसी से अपना गुजारा कर लें। ना कोई इंडस्ट्री है ना कुछ और है, और सिर्फ जो है वो उससे मांग लो, उससे मांग लो, उससे उधार ले लो, उससे उधार ले लो। कोई स्ट्रेटजी नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है। कोई इंडस्ट्री होती भी है तो वो ऐसे सब्सिडियाँ ले लेके गरीबों के भी माल खाक हो जाते हैं सारा, और सारे का सारा पैसा बाहर जदादें ले ली जाती हैं ओवर इन्वेस्टिंग करके। ये मैं नहीं कह रहा, ये आपके वज़ीर आज़म कह रहे हैं, आपके इंटीरियर मिनिस्टर कह रहे हैं कि पिछले 3 सालों में $100 बिलियन पाकिस्तानियों का जो है वो बाहरी ओवर इन्वेस्टिंग के बाद या दीगर वजूहात की वजह से वहाँ पर रह गया। इस वाले से आपको अपडेट करता रहूँगा। अभी तक के लिए इतना ही, आइंदा तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।